सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार, स्वागत है आपके जाने से पहचाने से यूट्यूब चैनल बोले तो एग्जाम कोच पर। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं, आशा है, विश्वास है आप होंगे स्वस्थ, आप होंगे मस्त और आप होंगे लगातार व्यस्त। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं वहीं से जहां से गए थे आपको छोड़कर। बोले तो वही 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 जो श्रृंखला हमारी चल रही थी, संधियों की श्रृंखला बड़ी लंबी चौड़ी हो जा रही है, लेकिन क्या करें, एक दिन में छोटी छोटी संधियां पढ़ाते हैं ताकि आप बोर ना हो। आज फिर हम लेके आए हैं आपके लिए, अभी तक आपने स्वर संधि पढ़ा, व्यंजन संधि पढ़ा, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं, आपका जो परिचय कराने वाले हैं वो आपकी अपनी विसर्ग संधि से। जी किसकी? तो बोलते हैं क्या उसको, संधि का नाम क्या है? संधि का नाम है जी क्या क्या क्या, बोले तो उसका नाम है जी विसर्ग संधि। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। समझ में आया? संधि का नाम क्या है? विसर्ग संधि। ध्यान दीजिए, मैंने कहा था जो संधि होगी सदैव परिवर्तन उसी के स्थान पर होता है। जो संधि होती है सदैव परिवर्तन उसी के स्थान पर होता है। जैसे आप स्वर संधि पढ़ते पढ़ते हो तो जो वर्ण का परिवर्तन होता है वो सदैव स्वर के स्थान पर होता है। जब आप व्यंजन संधि पढ़ते हो तो जो वर्ण का परिवर्तन होता है वो सदैव व्यंजन के स्थान पर होता है। और ऐसे ही जब आप विसर्ग संधि पढ़ोगे तो परिवर्तन कहाँ होगा? जो वर्ण का परिवर्तन होगा वो सदैव विसर्ग में होगा। समझ में आया? अब जब हम विसर्ग संधि की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, एक जानना चाहें कि संधि, विसर्ग संधि होती क्या है, किसे कह सकते हैं, आप किसे कहेंगे? तो आप कहेंगे जब जब क्या हो, विसर्ग के बाद, विसर्ग का चिन्ह नहीं होता है ना जी, आप तो जानते हैं, समझते हैं। जब विसर्ग के बाद क्या आए, या तो कोई स्वर आए, चाहे स्वर आए चाहे व्यंजन आए, है ना जी। विसर्ग के बाद चाहे स्वर आए चाहे व्यंजन आए, और उसके बाद जो विसर्ग में परिवर्तन हो, है यही जो विसर्ग में फिर क्या होगा, फिर तब इसी विसर्ग में परिवर्तन होगा। तब क्या होगा? विसर्ग में परिवर्तन होगा। और मैंने आपको बताया है जब विसर्ग के स्थान पर परिवर्तन हो तो विसर्ग संधि है, व्यंजन के स्थान पर परिवर्तन हो व्यंजन संधि है, स्वर के स्थान पर परिवर्तन हो तो वो स्वर संधि है। समझ में आया? ये है जो कॉन्सेप्ट है, जो थीम है पूरी विसर्ग संधि का, कि जो कंडीशंस बनेंगी, जो परिस्थितियां बनेंगी, कैसी बनेंगी। कोई विसर्ग होगा, उस विसर्ग के बाद चाहे कभी स्वर आएगा कभी व्यंजन आएगा, तो परिवर्तन लेकिन हमेशा कहां होगा? विसर्ग में परिवर्तन होगा। तो यही है आपकी विसर्ग संधि कहलाती है। कौन सी संधि कहलाती है? ये कहलाती है आपकी विसर्ग संधि कहलाती है। अब विसर्ग संधियों में कुछ संधियां होती है, जैसे आपने पढ़ा था स्वर संधि के अंतर्गत आपने दीर्घ पढ़ा, गुण पढ़ा, वृद्धि पढ़ा, अयादि पढ़ा, बहुत सारी संधियां ये सारी पढ़ी। व्यंजन में स्तुत्व पढ़ा, ष्टुत्व पढ़ा, जस्तो पढ़ा, है ना जी, इत्यादि 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 ऐसे संधियां आपने पढ़ा, परसमण संधि पढ़ा। ऐसे ही आप यहां पढ़ोगे पहली संधि, बोले तो उसको बोलते हैं क्या क्या क्या, किस नाम से जानते हैं? पहले संधि कौन सी? कहेंगे सत्व संधि। कौन सी संधि? सत्व संधि। और मैंने हमेशा बताया कि संधि का जो नाम होता है आदेश वहीं से आप ला लेते हो। ला लेते हो कि नहीं ला लेते हो? दीर्घ संधि होती थी तो वहां दीर्घ आदेश होता था, और वृद्धि संधि होती थी तो वहां वृद्धि आदेश होता था, गुण संधि होती थी तो वहां पे गुण आदेश होता था। वैसे ही यहां पर अगर आपने लिखा है क्या, संधि का नाम क्या पढ़ा है? संधि का नाम आपने लिखा है सत्व संधि, तो मतलब क्या है कि यहां पर जो आदेश होगा वो सत्व आदेश होगा, और सत्व से तात्पर्य है केवल सा से। क्या है? सत्व से तात्पर्य क्या है? केवल सा से। और इसका एक सूत्र होता है भाई, सूत्र तो होगा ही होगा, बिना सूत्र के कोई संधि नहीं होती है। इतनी सारी संधियां पढ़ा, बार बार आपको सूत्र आया होगा, तो इसका भी एक प्यारा सा अच्छा सा बढ़िया सा सूत्र है। उस सूत्र का नाम क्या है? कहते हैं विसर्जनीय से सह। क्या क्या क्या? विसर्जनीयस्य सः। ठीक है, विसर्जनीयस्य सः होता है ये
आपका सूत्र होता है किस संधि का? जब कभी पूछे सत्व संधि का सूत्र क्या होता है तो आपको बताना है विसर्जनीय से सह बताना है, या विसर्जनीय से सह कौन सी संधि करता है, तो विसर्जनीय से सह आपकी सत्व संधि करता है, ऐसा ये सूत्र कहता है, ऐसा ये नियम कहता है। समझ में आया? अब यहां पे क्या होगा, विसर्जनीय से का मतलब होता है विसर्ग होता है। विसर्जनीय का मतलब क्या होता है? विसर्ग होता है। अब कह रहे हैं विसर्जनीय से तात्पर्य है विसर्ग। क्या? विसर्ग। विसर्ग का सह मतलब क्या हो जाता है? सा हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, विसर्ग का क्या हो जाता है? सा हो जाता है। यहां पर विसर्जनीय से मतलब विसर्जनीय, और विसर्ग होता है, विसर्ग का क्या हो जाता है? सा हो जाता है। तो ये जो सत्व संधि होती है इसका काम क्या होगा कि हमेशा ये विसर्ग को क्या बना देगा? सा बना देगा। क्या बना देगा? सा बना देगा। और लेकिन कह रहे हैं विसर्ग के बाद जो आप कहते हो प्लस के उधर परवर्ण क्या होगा? अब परवर्ण के लिए हम जब सूत्रों की श्रृंखला पढ़नीय स्वाध्याय के अनुसार पढ़ते हैं तो इस सूत्र के थोड़ा पहले एक सूत्र और आता है, उसका नाम है खर वसानयोर विसर्जनीय। क्या नाम है? खर वसानयोर विसर्जनीय। खर वसानयो, मैंने कहा था कि जब एक चीज पहले कह दी गई होती किसी सूत्र में दोबारा लिखी नहीं जाती थी, कई बार मैंने आपको बताया है। यहां पर भी क्या है, ये जो विसर्जनीय से सह लिखा है यहां पर हम खर प्रत्याहार की अनुवृत्ति मानते हैं। कहां से मानते हैं? खर वसानयोर विसर्जनीय से यहां पर हम खर प्रत्याहार की अनुवृत्ति मानते हैं। तो इसका जो नियम होता है एक्चुअली ये होता है, क्या होता है, कहते हैं यदि, जो एकदम प्रॉपर नियम होता है, कहते हैं यदि विसर्ग के बाद, किसके बाद? विसर्ग के बाद क्या आए? खर प्रत्याहार का वर्ण आए। क्या आए भैया? करें खर प्रत्याहार का कोई वर्ण आए तब क्या हो जाता है? इसी विसर्ग में परिवर्तन होता है, तभी तो विसर्ग संधि है। इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? कहते हैं सा हो जाता है। क्या हो जाता है? सा हो जाता है। जो मूल नियम है, जो मुख्य नियम है वो यही है कि यदि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार आए तो विसर्ग को सा हो जाता है। यही होता है सत्व संधि। अगर आप परिभाषा के तौर पर लिखना चाहें तो यदि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार का कोई वर्ण आए तो फिर क्या, उस विसर्ग के स्थान पर स आदेश हो जाता है, ऐसा आपकी सत्व संधि आपसे कहती है। समझ में आया? क्योंकि यहां विसर्जनीय से स हमें केवल विसर्ग दिया था और सा दिया था। ठीक है, एक खर कहां से आया तो मैंने बताया इस खर प्रत्याहार की अनुवृत्ति माने हैं कहां से? खर वसानयोर विसर्जनीय सूत्र से। वो सूत्र हम आगे पढ़ेंगे फिलहाल। ठीक है, अब चलते हैं। आपने कहा विसर्ग के बाद क्या है? खर प्रत्याहार है। अच्छा, ये क्या है भैया? ये है आपकी सत्व संधि। क्या है? यही तालिका आपको याद है तो सत्व संधि समझो आपको पता चल गई। ठीक, सत्व संधि। अब इस क्योंकि खर प्रत्याहार में कुछ वर्ण आते हैं, खर प्रत्याहार में कुछ वर्ण आते हैं आपके, जैसे खर प्रत्याहार में मैंने आपको बताया है, खर प्रत्याहार में हमेशा प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण आएगा, दूसरा वर्ण आएगा और श सा, इतने वर्ण आते हैं। ठीक है, अब हर वर्ग का पहला वर्ण बोले तो जैसे 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 क्या, तो आप बोलोगे ये जैसे पहला वर्ण क्या होगा? का। खा, कवर का पहला दूसरा वर्ण, चवर का पहला दूसरा वर्ण, टवर का पहला दूसरा वर्ण, तवर का पहला दूसरा वर्ण, पवर का पहला दूसरा वर्ण। समझ में आया? और ये जो शा और सा, ये सारे क्या हैं? खर प्रत्याहार के वर्ण हैं। ठीक है, अब इतने सारे वर्ण जो यहां लिखे हुए हैं ये किसके बाद आए? तो ये आए किसके बाद? विसर्ग के बाद। तब क्या हो जाएगा? विसर्ग को सा हो जाएगा, ऐसा इसका नियम है। अब इसमें भी हम एक एक वर्ग को लेकर, एक एक वर्ग में आने वाले वर्णों को लेकर हम कुछ नियमों में पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि कई प्रकार से परिवर्तन होगा। यदि पहला नियम कुछ ऐसा होगा, पहला नियम कुछ ऐसा होगा, यदि क्या? यदि
विसर्ग के बाद यदि विसर्ग के बाद क्या आए, विसर्ग के बाद चा और छा आए, ठीक है, चा और छा आए, बोले तो माफ कीजिए का और खा है, पहले का और खा देख लो, है पहले क्या देख लो भैया, का और खा। यदि विसर्ग के बाद का और खा आए तब परिवर्तन कैसे होगा ये देख लो। चलो तब इसका नियम कुछ ऐसे बनेगा, विसर्ग के बाद, या यूं लिख लो भैया, यदि विसर्ग के बाद का और खा आता है, खर प्रत्याहार का माना का और खा आता है, समझ में आया, खर प्रत्याहार का ही माना उन वर्णों में से केवल का और खा आ रहा है, तब परिवर्तन क्या होगा, तब इस विसर्ग को सा हो जाएगा और इस सा को स्तोह चुनास्तुह से क्या हो जाएगा, स्तोह चुनास्तु से सा को ये वाला तालव्य सा हो जाएगा। इतना परिवर्तन होगा अगर विसर्ग के बाद का और खा आ रहा है तब। समझ में आया, आया कि नहीं समझ, पहले इतना एक बार बता दो फिर हम आगे चलें। केवल ये जो नियम लिखा है, ये जो सूत्र लिखा है, ये कुछ ऐसे ही होगा, कैसे होगा, जैसे एक उदाहरण देख लेते हैं तब समझिए। माफ कीजिए का और खा नहीं, थोड़ा सा माफ करेंगे, थोड़ा सा अभी का और खा को छोड़ दो, का और खा को छोड़ दो। अभी क्या करना है हमको, अभी यहाँ पे चा और छा लेना, जो पहली बार में लिखा था वो मैंने सही लिखा था, चा और छा, मतलब क्या है, जब यहाँ पर चा और छा हो तब परिवर्तन कैसा होगा, तब परिवर्तन कुछ ऐसा होगा, सा के स्थान पर शा हो जाएगा। एक उदाहरण देखते हैं, उदाहरण के लिए जैसे अगर आपको लिखा है, एक बढ़िया उदाहरण है, निह धन चया, पहले तो देखा हमको पूर्ववर्ण में विसर्ग दिख रहा है और विसर्ग के बाद चा आया है, चा किस प्रत्याहार का वर्ण है, ये खर प्रत्याहार का वर्ण है, और जब विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार का कोई वर्ण आता है तो उस विसर्ग में परिवर्तन करके विसर्ग को सा आदेश कर देते हैं, इतना आप जानते हैं। लेकिन उस कंडीशन में भी एक कंडीशन लगाते हैं कि अगर खर प्रत्याहार तो ठीक, अगर खर प्रत्याहार में से चा और छा आ रहा है किसके बाद, विसर्ग के बाद, तब क्या परिवर्तन होगा, तब कह रहे हैं अगर इसके बाद चा और छा आ रहा है तो विसर्ग को सा तो होता ही होता है, उसके बाद इस सा को तालव्य सा आदेश हो जाता है स्तोह चुनाश्चु से। जैसे अब जब देखा यहां पे विसर्ग के बाद चा आया तो विसर्ग को हम सा बना दिए, ये क्या बन गया, निस धन चया अस्तु, इतना बन गया। अब आपने एक संधि व्यंजन संधि पढ़ी थी कि यदि यदि सा और तवर के बाद तालव विषा और चवर्ग का कोई वर्ण आता है तो इस सा को तालव विषा आदेश हो जाता है और तवर को चवर्ग आदेश हो जाता है, कुछ नहीं करना है। अब यहां पर हम इस के, अब इस सा के स्थान पर हम क्या कर देंगे, तालव विषा कर देंगे, है ना जी, इधर नी इधर चय, ठीक है। ये किस सूत्र, यहाँ पे एक सूत्र और लग जाता है, स्तोह चुनाश्चु, समझ में आया। कहेंगे कैसे भैया, इस सा को तालव्य सा बना दिए, तो कुछ नहीं किए हैं, यहाँ पे स्तोह स्तुनाश्चु सूत्र लगा दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ स्तुत्व संधि का नियम बन रहा था, ठीक है। अब ये क्या बन गया, ये बन गया निश्चय, क्या बन गया, निश्चय, क्या बन गया जी, निश्चय। समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है। अगर विसर्ग के बाद चाव छा आ रहा है तब क्या हो रहा है, निश्चय। आई बात, गई समझ में। चलें आगे, चलें आगे चलें। एक उदाहरण और, इतोपि पश्यतु, एक उदाहरण इतोपि पश्यतु अग्रे चलतु, है ना जी। एक उदाहरण और देखें, जैसे आप लिखते हैं क्या, हाँ जी, हरि ही धन चलती, क्या लिखते हैं, हरि ही धन। आप एक उदाहरण और लिखते हैं क्या, चलती। फिर उसी तरह विसर्ग के बाद चा आया है तो विसर्ग को सा करेंगे, फिर कहते हैं इसी सा को मूर्धन तालव्य सा कर देते हैं। और क्यों करते हैं वो मैं बता ही रहा हूं,
क्योंकि यहाँ सा के बाद चवर का वर्ण आया है, ऐसा इस शुद्ध संधि में होता है। सकार या तवर के बाद चकार या तकार या हाँ, सकार या तवर के बाद शकार या चवर का वर्ण आता है, तो इस सा को ये वाला शा आदेश हो जाता है। अगर यहाँ पे तवर का कोई वर्ण होता तो उसको चवर का वर्ण आदेश हो जाता। समझ में आया? अब यहाँ पे क्या हो गया? चलती, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ हरि बचा है, हरि बचा है, ठीक है। अब ये आधा शाह है तो इसको क्या लिख सकते हो? हरिश चलती। क्या लिख सकते हैं आप? इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? हरिश चलती। समझ में आया? हरिश चलती। संधि कौन सी है भैया? तो आप बताओगे, यहां पर आपकी संधि है सत्व संधि है ना जी? कौन सी संधि है? सत्व संधि है। समझ में आया? आगे चलें, इतना समझ में आया? हाँ, हरि छलय इसी तरह है, माना हरि धन छलती। हरि छलता है, क्यों? हरि छलिया है। हरि क्या करता भैया? छलता है। हरि ही छलती। अस्तु, कुछ नहीं करना है। यहाँ चा और छा वर्ग का इच्छा है, चवर का दूसरा वर्ण मतलब खर प्रत्याहार का वर्ण है, तो यहाँ इसको सा करोगे। यहाँ पे छलती ऐसे ही उतारते रहना है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। फिर यहाँ हरि है, क्योंकि विसर्ग तो सा हो गया है ना। अब इस सा को क्या कर देते हैं आप? क्योंकि यहाँ पर स्तो हिश्चो नाश्चो सूत्र लगेगा, ये बन जाएगा छलती। अब इसी को जब जोड़ दो, मिला दो, बन गया हरिश छलती। हरिश छलती। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है ना जी? ये है आपके जब खर का केवल चा और छा आए तब परिवर्तन कैसे होता है। पहले इस विसर्ग का सा होगा, फिर विसर्ग के सा को क्या आदेश हो जाएगा? आपको तालव्य शा आदेश हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे चलते हैं। अब इसी में एक नियम और बनता है, वो नियम कुछ ऐसा है, यदि जो दूसरे नियम है इसी में कहते हैं, यदि विसर्ग के बाद क्या आए? टा और था आए। ठीक है, टा और ठा आए तो ठीक है, क्योंकि टा और ठा खर प्रत्याहार का वर्ण है। समझ गए? तो इसका कुछ नियम ऐसे होगा। कैसे होगा? इसका नियम कुछ ऐसे होगा कि यहाँ होगा विसर्ग। क्या होगा जी? विसर्ग। विसर्ग, इसके बाद अगर टा और ठा आ रहा है, टा या ठा आ रहा है, तो इस विसर्ग को तो विसर्जनीय से सह सूत्र से सातवां आदेश होगा। फिर इस सा को क्या हो जाएगा? मूर्धन्य सा आदेश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे संधि का नियम कौन सा लगता है भैया? यहाँ पे संधि का नियम लगता है कौन सा? ष्टुत्व संधि का नियम लग जाता है। अगर टा खर प्रत्याहार का टा और ठा आ रहा है विसर्ग के बाद, तो परिवर्तन कुछ इस तरीके से होगा। समझ में आया? परिवर्तन कुछ इस तरीके से होगा, जैसे आप उदाहरण देख लो। रामः धन टीकते, क्या है? जैसे आप उदाहरण देखोगे तो क्या होता है? उदाहरण इसका है, क्या है उदाहरण? रामः धन रामः धन टीकते। अब यहाँ पे विसर्ग है, यहाँ पे टवर का वर्ण आया है, यहाँ पे विसर्ग है, यहाँ टवर का वर्ण आया, तो आप क्या करो? कुछ नहीं करोगे भैया, इस विसर्ग को ही, अब विसर्ग के बाद टा आया है, देखो अगर विसर्ग के बाद टा या ठा आए तो क्या विसर्ग को पहले सा करोगे, तो पहले सा कर दो। क्या बन गया? रामस। क्या बन गया? रामस। इधर टीकते है, उतार लो, उसे छाप लो। क्या बन गया? टीकते। अब इस सा को क्या कर दोगे? मूर्धन्य सा में बदलो। किस सूत्र से? स्टुनाष्टु सूत्र से। कौन सा सूत्र लगता है? ष्टुत्व संधि का सूत्र लग जाता है, क्योंकि यहाँ ष्टुत्व संधि का नियम बन रहा है। सा के बाद टवर्ग आया है। अब इस सा को मूर्धन्य सा में जब बदलोगे तो ये क्या हो गया? मूर्धन्य सा हो गया। इधर टीकते बन गया। समझ में आया? इधर क्या बन गया? टीकते बन गया। अब आपस में जोड़ दो, मिला दो, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा रामस टीकते। क्या बन जाएगा? रामस टीकते।
समझ में आया? ये किसका उदाहरण भैया? ये जब विसर्ग के बाद टा और ठा आ रहा है, ये तब का उदाहरण है। समझ में आया? अब कौन सा बचा? अब मैं आपको एक बार दिखा दूं। चा और छा हो गया, टा और ठा हो गया, ता और था, पा और फा, का और खा बचा है। इसका भी देख लेते हैं, क्योंकि इसमें सबका अलग अलग नियम दिया गया है। यदि, यदि क्या? यदि कुछ नहीं। हाँ, यदि तीसरा का नियम छाप लो भैया। यदि यदि विसर्ग के बाद, ध्यान दीजिएगा भैया, बहुत सही चीज बता रहे हैं, अलग अलग कोई बताता है नहीं। एग्जाम कोच है, ये आपको जब कोच करेगा तो अच्छी तरीके से करता है। ठीक है जी। यदि विसर्ग के बाद क्या आए भैया? कह रहे हैं ता और था आए। क्या आए? ता और था आए। ठीक। तब क्या होगा? क्योंकि ता और था भी तो खर प्रत्याहार का वर्ण है, तो विसर्ग में परिवर्तन होगा। तो कहते हैं नियम फिर कुछ इस तरह बनेगा। कुछ इस तरह कैसे कहेंगे? यदि विसर्ग के बाद जब ता और था आता है, तब क्या होता है? तब विसर्ग को सा ही बनता है, और सा में फिर कोई परिवर्तन नहीं होता है। समझ में आया? फिर सा में कौनो परिवर्तन नहीं होगा। जैसे अभी तक क्या होता था कि अगर विसर्ग के बाद टा और ठा आता था, तो पहले तो विसर्ग सा में बदलता था, फिर वो मूर्धन्य सा में बदलता था। अगर चा और छा आता था, तो ये विसर्ग पहले सा में बदलता था, फिर दंत शा में बदलता था। अब कह रहे हैं जब ता और था आए, तब क्या करो? कुछ नहीं करना है। ता और था आए तो वैसे का वैसा वो बना रहेगा। जैसे एक उदाहरण देख लो। जैसे कहते हैं क्या? हरि ही धन त्राता। हरि धन त्राता लिखा है। अब यहां पे आप देख रहे हो क्या? हरि ही धन त्राता। अब हरि में क्या है? ये विसर्ग है जी। क्या है? ये हरि का जो विसर्ग है, विसर्ग के बाद त्रा को क्या लिख सकते हो? हम त्रा को ऐसे ही तो लिखते हैं, ता और रा और आ, ऐसे तो लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है? ता आया है विसर्ग के बाद। कह रहे हैं जब ता आएगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल विसर्ग को केवल सा हो जाता है, बस कुछ नहीं करना, विसर्ग को सा कर दो, बस काम खत्म। हरि हरिस धन त्राता, आपस में जोड़ दो, मिला दो, क्या बन जाएगा? हरिस्त्राता बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हरिस्त्राता। समझ में आया? आई बात कई समझ में? समझे कि नहीं समझे? अगर समझ गए तो फिर आगे बढ़े। अब यहां पे देखें, चा और छा आ गया, टा और ठा आ गया, ता और था आ गया। अब दो वर्ग बचा, एक पवर्ग एक कवर्ग। अब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? इसे में एक और नियम, तीसरा चौथा नियम देख लो क्या होगा। यदि विसर्ग के बाद क्या? विसर्ग के बाद वही जो मैं शुरुआत में लिखा था, का और खा आए। क्या है? का और खाए, तब क्या करोगे? तो इसका नियम कुछ ऐसा बनेगा भाई साहब। क्या बनेगा? यदि विसर्ग के बाद का और खा आता है, तब क्या होता? तो भैया कहते हैं जब ऐसी स्थिति बने, ऐसी परिस्थिति बने, तो इस जो ये जो विसर्ग है, इस विसर्ग को हम सबसे, इस विसर्ग में या तो विसर्ग का विसर्ग ही रहता है, या कुपोह कपोचा एक सूत्र आता है, उससे क्या होता है? इसी विसर्ग विसर्ग को ही जिह्वा मूलीय वर्ण आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है? जिह्वा मूलीय वर्ण आदेश हो जाता है। समझ में आया? यदि विसर्ग के बाद का और खा आ रहा है, तो इस विसर्ग को विसर्ग ही रहता है। विसर्ग विसर्ग ही रहेगा, या जिह्वा मूलीय आदेश हो जाएगा, या जिह्वा मूलीय वर्ण आदेश हो जाएगा। ठीक है जी? या जिह्वा मूलीय वर्ण हो जाएगा। किस सूत्र से है? कुपोह
कुपोह कपौचा सूत्र से, कुपोह कपौचा सूत्र से, समझ में आया। और या फिर क्या होगा, हाँ, या पा और फा आया हो तो, इसको रहने दो, इसको बाद में समझ लेंगे, नहीं तभी मिक्स हो जाएगा, ठीक है। जैसे उदाहरण देख लो, जैसे बाल कहा, आगे बढ़ाते हैं, उदाहरण देख लो। जैसे उदाहरण क्या होगा, जैसे बाल कहा धन खादति। अब यहाँ विसर्ग के बाद खा आया है, तब क्या करोगे, विसर्ग को या तो विसर्ग रख लो चाहो तो, या इसी विसर्ग को जीवा मूली आदेश कर दो। क्या हो जाएगा, ये क्या बनेगा, ये बाल कहा खादति, या तो ये बनेगा, अब चाहो तो ऐसा बना लो, या ये क्या बन जाएगा, इसी विसर्ग को ही हम आदेश कर देते हैं जिह्वा मूलीय वर्ण, अर्ध विसर्ग बना देते हैं। आई बात गई समझ में। और ऐसे ही सेम टू सेम हम जब पा और फा आएगा तब भी करेंगे, ऐसे ही सेम टू सेम कब करेंगे, जब विसर्ग के बाद क्या आए, अगर माना पांचवा नियम अगर हम सोचें, विसर्ग के बाद पा या फा आ रहा है, तब भी इस विसर्ग को विसर्ग ही रहेगा। ये जो तालिका बनाता हूं भैया, यही पढ़ लोगे तो दुनिया भर का कुछ विचार प्रपंच पढ़ने का कोई मतलब नहीं है भाई साहब, हैं। देखो हमारे विद्यार्थियों, आपकी कितनी याद आ रही है, हिचकी आ रही है, हैं। विसर्ग ही रहेगा, या इस विसर्ग को हम उपधमानी वर्ण आदेश कर देंगे, ठीक है, या उपधमानी वर्ण हो जाएगा, ठीक है जी। आई बात गई समझ में। जैसे जैसे कहते हैं, कहाँ गया, हाँ जी, उदाहरण देख लो, जैसे वृक्ष पतति, क्या माना लिखा है, क्या उदाहरण, वृक्ष पतति, ठीक है। अब विसर्ग के बाद पा आया है कि नहीं, यहाँ प्लस लगा दो, विसर्ग के बाद पा आया है कि नहीं आया है, यहाँ वृक्ष है पतति, विसर्ग के बाद पा आया है, और जब विसर्ग के बाद पा या आता है तो क्या करते हैं, इसको या तो विसर्ग ही रहने देते हैं या उपधमानी आदेश कर देते हैं, मतलब इसी विसर्ग को कुपोह कपोचा सूत्र से हम क्या कर देंगे, अर्ध विसर्ग आदेश कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, या तो ये बनेगा, प्लस हटा दो, वृक्ष पतति, या तो बनेगा वृक्ष पतति, इस विसर्ग को ये आदेश कर दो। यही है पूरा आपकी कौन सी संधि, आपकी पूरी की पूरी यही है आपकी 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 कौन सी बोले तो कौन सी संधि, सत्व संधि इसे ही कहते हैं। क्या कहते हैं इसको भैया, हम आपको कहते हैं इसे सत्व संधि कहते हैं, ठीक है। आई बात गई समझ में। अब जैसे एक इसमें खर में आपके इतने वर्ण आते थे, ध्यान दीजिए, इतने वर्ण आते थे। अब खर में जानने के लिए क्या बचा है, ये तीन प्रकार के सा बचे हुए, तीन प्रकार के सा बचे हैं। अब कहते हैं जब ये विसर्ग के बाद सा आए, जब विसर्ग के बाद सा आए तो इसका वही सा ही शेष बचता है, हाँ क्या बचता है, विसर्ग को वही सा ही आदेश हो जाता है, विसर्ग फिर इनको सा आदेश नहीं होता है। हम ऐसा बोल सकते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं, कैसा कह सकते हैं, हम कुछ ऐसा कह सकते हैं, जब एकदम अंतिम, कि जब विसर्ग के बाद क्या आए, क्या सा सा आता है, समझ में आया। जब विसर्ग के बाद, इस वाले विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद क्या है भैया,
इसके बाद या तो इस विसर्ग को सा नहीं आदेश होता है, शा कम सा और सा ही आदेश हो जाता है। ऐसा जैसे कहते हैं हरिधन शेते, क्या हरिधन शेते, ठीक है, हरिधन शेते क्या बोलते हैं, हरिधन शेते हैं, हरिधन शेते। यहां विसर्ग के बाद शा आया है तो विसर्ग को हम सा नहीं करेंगे, इसको क्या करेंगे, विसर्ग को ही वही वाला सा को शाही आदेश हो जाएगा। ये आदेश विसर्ग को सा आदेश कर दिया। हरिश शेते जोड़ दो मिला दो, क्या बन जाएगा, हरिश शेते। ना समझ में आए बताना, ठीक है। कैसे हुआ, इस विसर्ग के बाद तालब शाह आया था और जब विसर्ग के बाद तालब शाह आता है तो वही वर्णादेश हो जाता है। ये विसर्ग के बाद जब सा आया था तो अगर यही मूर्धन्य शाह आया होता तो मूर्धन्य शाह आदेश हो जाता, दंत सा आया होता दंत सा आदेश हो जाता। तो यहाँ विसर्ग को हम तालब शाह आदेश कर दिया, क्या बन गया, हरिश शेते। क्या बन गया है जी, हरिश शेते बन गया है। ये हो गई आपकी सत्व संधि। कौन से सत्व संधि भैया, कहते हैं सत्व संधि। आगे चलते हैं आगे। यहाँ सत्व संधि समाप्त हो जाती है। 3-4 नियम उसके अंतर्गत है, समझ लेना, बहुत बहुत आसान है। सत्व संधि का मतलब केवल सा आदेश होता है। बीच में दो जगह जब चा और छा आता था, टा और ठा आता था, तो इस सा में भी परिवर्तन हो, सा भी चेंज हो जाता था। जब चा छा आता था तो पहले सा में परिवर्तित होता था, फिर वही सा जो है तालब शा में। जब टाठा आता था तब पहले वो दंत सा में, उसके बाद किसमें, हाँ तो बोले थे मूर्धन्य शा में आदेश हो जाता था। अब हम आपको पढ़ाते हैं रुत्तो संधि। कौन सी संधि, रुत्तो संधि। कितना बढ़िया संधियां हैं, सत्तो संधि फिर रुत्तो संधि। और संधियों में हमेशा मैंने आपको बताया संधि का जो नाम होता है वही आदेश होता है। कौन सी संधि है, रुत्तो संधि। कौन सी संधि, रुत्तो संधि। राम रुत्तो संधि मतलब यहाँ पे सत्व संधि था तो सा आदेश होता था। रुत्तो संधि है तो यहाँ पे हमेशा क्या आदेश होगा दोस्तों, यहाँ पे रु आदेश होगा। क्या आदेश होगा, हमेशा यहाँ पे रु आदेश होगा। जहां पे सत्व वहां, जहां पे रुत्त वहां पे रा आदेश। अब चलते हैं इसका एक सूत्र देखते हैं। कहते हैं सस जुशोरु, क्या बोलते हैं, सश सश जुशोरु। सस जुशोरु क्या है, सस जुशोरु। समझ में आया, सस जुशोरु। बोलो बोलो बोलो, क्या 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 लिखा है। क्योंकि हर संधियों का अपना अपना एक सूत्र होता है तो इसका भैया भी एक सूत्र है। कहते हैं सूत्र कौन सा है, कहते हैं सस जुशोरु सूत्र है। कौन सा सूत्र है, सस जुशोरु। आप एग्जाम कोच का टेली नामक ग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको इन सब की जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ लिखा रहा हूँ इसकी पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी भाई साहब। सस जुशोरु। कोई पूछे कि ये जो सस जुशोरु है कौन सी संधि करता है तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है रुत्तो संधि करता है। या ये रुत्तो संधि करने वाला सूत्र कौन सा होता है, सस जुशोरु होता है। अब सीधा सीधा इसका मतलब सूत्र को समझो। यहां पे इस सूत्र में कुछ चीजें हैं। इस सा का मतलब सा, और यहां पे क्या है, सजुष। क्या है, सजुष, सजुष। यहां क्या है, रू, रू आदेश वर्ण है। इस सूत्र का मतलब है ये सा और सजुष के शा को, मतलब इस दंत सा को या और सजुष के मूर्धन्य सा को क्या आदेश हो जाता है, रु आदेश हो जाता है। इसी को कहते हैं रुत्तो संधि। जब सा को, दंत सा को और सजुष के ये जो मूर्धन्य सा है इनको क्या आदेश हो जाए, रु आदेश हो जाए, तो वही क्या कहलाता है, वही आपका कहलाता है रुत्तो संधि कहलाता है। भाई साहब क्या कहलाता है, रुत्तो संधि को कहलाता है। इतना काहे याद कर रहे हैं,
इतना मत याद करो, हैं। सस जो शोर, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो अगर हम नियम इसका पढ़ना चाहें कि यदि यदि क्या पदांत, क्या क्या क्या, यदि पदांत सा या सजुस के सा, जब इसका मतलब नियम लिख देते हैं तभी समझ में आएगा थोड़ा सा। पदांत लिखो, समझ लो, पदांत सा, ई वाला सा, और सजुस के शा को, सजुस के इस वाले मूर्धन्य शा को क्या रु आदेश हो जाता है, को रु आदेश हो जाता है, ऐसा इसका नियम है। अब उसके बाद चाहे जो आए उसका कोई मतलब, चाहे व्यंजन है चाहे स्वर आए, ठीक है, आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है? रु आदेश हो जाता है। बाद में इसी रा में जो ऊ है उसकी इत संज्ञा होती है, तब से लोपा होता है, ऊ का लोप हो जाता है, केवल रा शेष बचता है, हैं? बाद में ये रू जो है इसमें कुछ ऐसा होगा, ध्यान दें, यहां पदांत में सा होगा, सा को रू होगा, और इसी रू को रा आदेश होगा, इतना ही होगा, ध्यान दीजिए। यही पूरा क्रम चलेगा पूरे संधियों में। सजुषोरु सूत्र में पहले सा होगा, उस सा को हमेशा रू में बदलेगा, रू का जो ऊ है उसकी उपदेश नासिक से इस संज्ञा करेंगे, तसलोपा से लोप करेंगे, बचेगा केवल रा, वहां पे रा आदेश हो जाएगा। इतने स्टेप में चेंजेस होंगे, ऐसा सतरुत्व संध में होगा। आगे एक उदाहरण के माध्यम से हम देख लेते हैं। जैसे कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं कवि ही धन अयम, लिखो 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 लिखो, कवि ही धन, कवि से धन अयम, क्या लिखते हैं जी? उदाहरण है इसका, क्या क्या क्या, बोले तो कविस, क्योंकि वहां क्या लिखा है? लिखा है पदांत। क्या लिखा? पदांत लिखा है। क्या लिखा भैया? पदांत। पद के अंत वाला क्या हो? अगर सा हो, ठीक। जैसे अगर कवि शब्द है, ध्यान दीजिए, एक बताऊंगा मैं, जैसे कवि शब्द है, कभी एक प्रातिपदिक है। अब इसी सुओजस आदि जो 21 प्रत्यय होते हैं उनको जब आप जोड़ते हैं, सुप तिगंतम पढ़ा पदम मैंने आपको बताया है, सुप तिंग आदि प्रत्यय जब किसी भी धातु और शब्द से जुड़ते हैं भाई साहब, तो उसको एक पद बना देते हैं। क्या बना देते हैं? एक पद बना देते हैं। कभी एक प्रातिपदिक है, इसमें सु प्रत्यय जुड़ता है, सु औजस जोड़ते नहीं जी, फिर स के उ की संज्ञा तसलोपा से लोप बचता है। यहाँ क्या बच, अब जब कवि में सु जुड़ा तब एक क्या बन गया? एक पद बन गया, कविस एक पद बन गया। वही कह रहे हैं पदांत का सा हो, क्या हो? पद के अंत का सा हो। तो वही हम यहां आपको बता रहे हैं। यहां होगा क्या? यहां होगा कविस। क्या होगा जी? कविस होगा। तो छापो, लिखोगे कविस, धन अयम, कविस धन अयम। क्या लिखोगे? कविस धन अयम लिखोगे। अब कुछ नहीं करना है, सारा काम आपको करना है। मैंने आपको शायद बताया नहीं, एक बार एक सेकंड रुकेंगे, हम आपको नियम लिखवा दें ताकि आपको करने में आसानी हो। कह रहे हैं क्या? पदांत सा, या फिर, हालांकि ये कभी आता नहीं है लेकिन लिखा है सूत्र में तो आपको लिखवाया जा रहा है, सजुस का ई वाला शा हो, ठीक है। तब इसका परिवर्तन किस में हो जाता है? यही दोनों पहले किस में बदलेंगे? रू में बदलेंगे, फिर यही रू जो है किस में बदलेगा? रा में बदलेगा। समझ में आया? पदांत तो का सा है, अगर उसके बाद, या फिर पदांत का शा है तो पहले किस में बदलेगा? रू में बदलेगा। उसके बाद ये किस पहले रू में बदलेगा, फिर यही रू किस में बदल जाएगा? रा में बदल जाएगा। यही पूरा नियम चलेगा। जैसे मैं आपको अभी उदाहरण दे रहा था, क्या? कविस, क्या दे रहा था? कविस धन अयम। क्या दे रहा था जी? कविस धन अयम। अब कविस धन अयम में क्या देखेंगे यहां पे एक तो कवि शब्द है, कविस, और जो यहां सा लिखा है किसका? पदांत का सा है, और पदांत का सा है, और पदांत का सा होता है तो किसमें
चेंज करते हो इसको रू में। अब ससजोरु सूत्र से इसको सा को क्या हो गया, रू आदेश हो गया। ये क्या हो गया, कविरु धन आयम, यही हुआ ना जी। कुछ नहीं करना है, उसके बाद ये रू किस में चेंज होता है, रा में चेंज होता है। इस रू को हम रा में चेंज कर दिए। रा के उ की उपदेश से अज कैसे चेंज हो गया, तो रा में जो उ है उसके उपदेश से अजनासिक से इत संज्ञा किए, तस्य लोपा से लोप के, केवल रा जब उ गायब हो गया तो केवल रा शेष बचा। तो अब ये बन गया कविर धन अयम, क्या बन गया बचा ये, कविर, कविर धन अयम, यही बचा। कुछ नहीं करना है, आपस में जोड़ दो मिला दो, क्या बने कविरयम, कविरयम। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ 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 बताओ, लिख के बताओ, कमेंटम करो तू और लिखा तो चाह, क्या समझ में आया कि नहीं आया है, जरा बताएं। अगर समझ में आया तो एक उदाहरण और देख लो, चलते हैं आगे फिर, है एक उदाहरण और देख लो फिर आगे चलते हैं। पितुस धन आज्ञा, एक उदाहरण और देखो, पितुस धन आज्ञा क्या बोलते हैं, पितुस धन आज्ञा। क्या है, पितुस धन आज्ञा, क्या बनता है जी, पितुस धन आज्ञा। अब पितु शब्द होता है, उसके बाद लिखा है आज्ञा। अब यहां पे कुछ नहीं करना, यहां पे आपको एक काम करना है, इसी सा को पद, क्योंकि पितु शब्द है और ये पदांत का सा है। जब पदांत का सा होता है तो उसको पहले रू में बदलोगे, फिर रा में बदलोगे, यही नियम कहता है आपका ससुर सूत्र, यही कहता है। अब ये क्या पितुर बन गया, यहां क्या शेष बचा, यहां पितुर धन आज्ञा, क्या बन जाएगा, रा में आ लगा, पितु, पितुराज, ये क्या बन जाएगा, पितुराज्या, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पितुराज्या। आ आया रा में लग गया पितुराज, कौन सी संधि है, तो आपकी यहाँ पे रुत्व संधि है, ठीक है। ऐसे ही आपका और एक दो उदाहरण होते हैं, जैसे हरिर जयति, हरिर जयति, है ना जी, पितु, पितुरिच्छा इत्यादि इत्यादि इत्यादि। इतना समझ में आया कि नहीं, एक उदाहरण और देख लो बस, केवल एकम उदाहरण, इतो पश्यतु अस्तु। कहते हैं गौस धन अयम, क्या, गौ, गौ शब्द होता है और ये पदांत का शा है, तो क्या कहोगे, गौस, गौस धन अयम। अब यहां पे गौस आया है, क्या आया है, गौस आया है, ये पदांत का सा है, तो जब पदांत का सा होता है तो उसको ससुरु सूत्र से रू में बदलते हैं, सा को रू में बदल दिए, ये गौरु धन अयम अस्तु। कुछ नहीं, जब रू है उ गायब किया, तस्य लोपा इत संज्ञा करके यहाँ रा शेष बचा, रू को रा हो जाता है, तो क्या बचा, गौर धन अयम, गौर धन अयम, आ आया रा के साथ जुड़ा, क्या बन गया, गौरयम, क्या बन गया भैया, गौरयम बन गया। समझ में आया, आई बात गई समझ में। इतनी सी बात है सस जो सोरूह में, केवल आपको इतना ध्यान करना है रुत्व संधि में, कि जो संधि रुत्व मतलब रुत्व आदेश, रू आदेश होगा, रू आदेश, और जब रू आदेश होता है तो उसी रू के ऊ की संज्ञा करके तस लोपा से लोप करके रू को रा बना देते हैं। यही पहले पदांत का सा होगा, सा से रू बनेगा, रू से ऊ निकाल देंगे, रा शेष बच जाएगा, फिर आपस में पूर्ण पहले पद को अंतिम पद को जोड़ दोगे, मिला दोगे रू के साथ, तो वही आपका बन जाएगा क्या, वहां पे संधित पद प्राप्त हो जाएगा, किस संधि का, रुत्व संधि का। कोई समस्या, कोई दिक्कत, अगर नहीं है तो चलें आगे, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और शुरुआत करते हैं अगली नई 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 संधि का, चलते हैं। हाँ जी, चलो चलो चलो, लिखो लिखो लिखो, रलोप संधि, बहुत बढ़िया संधि है। कौन सी संधि, रलोप संधि, रलोप संधि, कौन सी संधि,
रलोप संधि। संधि का नाम क्या है? दो तीन बार संधि का नाम लो, खुदे पता चल जाएगा कि इस सूत्र, इस संधियों होने क्या वाला है, क्या होगा आखिर, है ना जी। इस संधि में होगा क्या, दो तीन बार पढ़ लो, खुद पता चल जाएगा। रलोप संधि, रलोप संधि, रलोप संधि, रलोप संधि। फिर से बोलो, रलोप संधि, रलोप संधि, रलोप 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 संधि। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं, तो कहते हैं रलोप संधि है। अब इस रलोप संधि का मतलब रा का लोप इसमें पक्का क्या है, किसी ना किसी रा का लोप होगा, इसीलिए इसका नाम पड़ा है क्या, रलोप संधि। क्या होगा इसमें? इसमें पक्का रा का लोप होगा, इसीलिए इस संधि का नाम क्या पड़ा है भैया, रलोप संधि पड़ा है। ठीक है जी, चलते हैं। सूत्र भी होता होगा, तो जाहिर सी बात है, अगर आपका ये संधियां हैं, संस्कृत है, तो बिना सूत्रों के कुछ होता नहीं है। कहते हैं रोरी, क्या, रोरी। अरे वाह, गजबे का। इससे बढ़िया, एक सेकंड थोड़ा सा रुकेंगे, कुछ रुकना नहीं है। रोरी, रोरी। अब ऐसा सूत्र, इससे बढ़िया सूत्र, इससे सस्ता, पूरे के पूरे 100% ऑफ वाला सूत्र आपको प्राप्त नहीं होने वाला है, मिलने नहीं वाला है। रोरी कौन सी संधि करता है, तो आप कहोगे रलोप संधि करता है, या यूं कह लो रलोप संधि करने वाला सूत्र कौन सा होता है, तो कहते हैं रोरी होता है। कौन सा? रोरी होता है। अच्छा, आप मैंने शुरू से आपको बताया, जिस सूत्र के जिस पद में छोटी ई की मात्रा अगर दिख गई, तो हमेशा उसकी स्थिति, उसकी परिस्थिति, उसकी सिचुएशन संधियों में कहां रखते हैं, पूर्वर्ण परवर्ण के संदर्भ में, तो हमेशा इनको कहोगे, हमेशा इनको हम परवर्ण की ओर रखते हैं। कहां रखते हैं? परवर्ण की ओर रखते हैं भाई साहब। समझ में आया? तो इसमें दो रा है। क्या है? रो का मतलब भी रा और री का मतलब भी रा होगा। समझ में आया? आई बात गई समझ में? इसका भी मतलब रा होता है और इसका भी मतलब रा ही होता है। अब दिक्कत ये रा आएगा कहां पे, तो कहते हैं, क्या कहते हैं, यदि यदि पदांत का रा है, यदि रा के बाद रा आए, ये वाला रा पूर्वर्ण है, ये वाला छोटे की मात्रा तो परवर्ण है। कह रहे हैं यदि रा के बाद मतलब कुछ ऐसा बनेगा, कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, दिखा रहे हैं कैसा बनेगा भाई साहब। कह रहे हैं अगर रा के बाद रा आए, रा के बाद कोई रा वर्ण आए, तब करोगे क्या, तो जो लोप, रलोप संधि, रा का लोप करना है। अब इसमें दो बार रा आया, एक पूर्वर्ण में आया है, एक परवर्ण में आया, तो परिवर्तन कहां पे होगा, तो कहते हैं रलोप संधि में जो लोप होगा वो किस वाले रा का होगा, तो कहेंगे पूर्व वाले रा का। वहां पे क्या कर देते हैं हम, लोप कर देते हैं। जैसे रा के बाद रा आया है, तो पूर्व वाले रा का लोप हो जाता है, इस वाले रा का लोप। समझ में आया? रा का लोप। अगर यही इतना पता है, तो आपको कभी भी आप संधि गलत नहीं कर सकते, रलोप संधि कभी गलत नहीं होगी। क्या? अगर यदि रा के बाद रा आए, तो पूर्व वाले रा का लोप हो जाता है। यही पूरा रलोप संधि का पूरी थीम है, कोई पूरा का पूरा मतलब है। और कैसा हो ये पदांत, लेकिन कैसा हो, ये पदांत का रा हो। किसका हो जी? ये पदांत का रा हो। किसका हो? पदांत का रा हो। फिर उधर जो रा आएगा, इस वाले रा का लोप हो जाएगा। अगर इतना समझ गए हो तो उदाहरण दें, आगे दें उदाहरण। चल तो देखते हैं उदाहरण। देखो, उदाहरणम पश्यतु, उदाहरणम देखें। बालकास धन रमन्ते, क्या है उदाहरण, क्या है? बालकास बालकास धन रमन्ते, बालकास धन रमन्ते। अब यहां पे कुछ नहीं करना है। अब कहेंगे बालकास धन रमन्ते है, यहां तो संधियां नहीं बन रही है। अरे मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, क्योंकि
यहां पे लिखा है पदांत का रा हो तो अब इसको हमें बनाना पड़ेगा, रा तक ले आना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं ना जी, अगर पदांत का सा होता है तो किस में बदलता है, तो आप ही कहते हो वो रू में बदलता है। तो आप इसको किस में बदलोगे, रू में बदलोगे, फिर रू को रा में बदलोगे, तो क्या हो जाएगा, बाल कार धन रमनते। अब ऐसी स्थिति और परिस्थिति में इस रू को रा किससे आदेश हुआ, ये बात बताएंगे। या इधर भी रा है, इधर भी रा है, और जब इधर भी रा और उधर भी रा, तो कौन रोरी सूत्र कहता है, जब पूर्वण भी रा हो परवर्ण भी रा हो, तो जो पूर्व वाला वर्ण होगा भैया उसी का हम लोप कर देंगे, तो इसी का लोप करेंगे, पहले वाले को हटा दो, क्या बन जाएगा, बाल का धन रमनते। सही है कि नहीं है, सही है कि नहीं है बताओ। अब क्या करोगे, ये सब हुआ कैसे भैया, ऐसे नहीं हुआ है, यहां सस जुशोरुह सूत्र लगा है, क्या यहां सस जुशोरुह से हमने क्या बनाया, रू को रा बनाया, ताकि रोरी सूत्र यहां लग सके। अब जब यहां पे कौन सा सूत्र लगाया आपने, यहां पे सूत्र लगाया है रोरी। रोरी में क्या होता है, पूर्व वाले जब रा हो पर में रा हो, पूर्व वाले रा का लोप कर देते हैं, मैंने लोप कर दिया। ये यहां तो फिलहाल है यहां, हाँ, तो थोड़ा सा और इसको हम ऊपर कर लेते हैं ऐसे इधर कर लेते हैं। आई बात गई समझ में। यही जो आपकी रोरी है, इस रोरी को हटाओ, मतलब रोरी यहाँ पे लगा है, ठीक है, रोरी लगने पर ही ये क्या बना है भैया, रोरी पे ये बालका धन रमनते। अब जब इसको पूरा मिलाओगे क्या बन जाएगा, बालका रमनते, क्या बन जाएगा, बालका रमनते। बालका रमनते। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो बताओ, या ये समझ गए कि नहीं समझ गए। ये आपका जो रोरी सूत्र है ऐसे ही हर जगह होगा, जैसे एक दो उदाहरण और ले लेते हैं, है ना जी। बालका रमनते अलग अलग लिख लो भैया, है बालका रमनते। एक उदाहरण और लिखो, गौ गौधन रंभते, क्या है, गौधन रंभते। गौधन रंभते क्या है, गौस धन रंभते, कहाँ गया कहाँ गया, क्या है कि गौस धन रंभते। ठीक, अब यहां सा है इधर रा है, पहले तो गौस जो लिखा है किसका है, पदांत का सा है, इसको हमें सो से रू में, फिर रू को रा में, यहाँ क्या बन जाएगा, गौर, क्या बन जाएगा, गौर धन रंभते, धन रंभते। क्या करोगे, इधर भी रा इधर भी रा, पूर्व वाले रा का लोप कर दोगे, है ये लोप है, माफ कीजिए, गौ, यहाँ गौर और रा नहीं रहेगा दो बार, है ऐसे रहेगा। हाँ, अब क्या बना ये, गौ, इधर क्या है, रंभते, गौ रंभते। समझ में आया, आई बात गई समझ में। ये इतना तो हो गया। अब इसी में एक वार्तिक आता है, किसी में इसी वाले सूत्र में एक वार्तिक आता है, इस वार्तिक का नाप है, नाप नहीं है नाम है, ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोण। क्या क्या क्या, एक वार्तिक आता है, उसका प्यारा सा अच्छा सा नन्ना नन्ना सा नाम क्या है, ढलोपे, लोपे पूर्वस्य दीर्घो दीर्घोण है। ये क्या है, वार्तिक है, ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोण,
बोलो बोलो बोलो, मुख को खोलो, कुछ तो बोलो, बोलो बोलो, ढलोपे पूर्वस्य दीर्घो णः। ये जो ढलोपे पूर्वस्य दीर्घो ण लिखा है मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, इसमें दो चीजें हैं। एक है ढा, ढा में री लगा है, ढा और रा है। जब ढा और रा का लोप हो रहा हो तो पूर्वस्य मतलब जो पूर्व में अगर क्या हो, अण प्रत्याहार हो, अण प्रत्याहार का वर्ण हो, तो उसका क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। समझ में आया क्या होगा? ध्यान दें, अगर यहां ढा या रा का, ये पूर्व पद में जो ढा और रा है, अगर इसका लोप हो रहा है, इसका अगर क्या हो रहा है, लोप हो रहा है, तो पूर्वस मतलब ढा और रा के पहले अगर क्या है, दीर्घ अण प्रत्याहार, इसके पहले क्या है, अगर अण प्रत्याहार है, और अण प्रत्याहार में कौन सा वर्ण, ई उ आ ई, क्या आता है, आ ई उ आता है अण प्रत्याहार में, ठीक है। और ये अण प्रत्याहार कहां हो, इस प्लस के इधर पूर्व वर्ण के जस्ट पहले ढा और रा पहले अण प्रत्याहार का हो, और वहां पे ढा और रा का लोप हो रहा हो, तो ये जो ये अण प्रत्याहार का वर्ण है, ये क्या हो जाएगा, ये दीर्घ हो जाएगा। मतलब अगर आ होगा तो दीर्घ आ हो जाएगा, ई होगा तो दीर्घ ई हो जाएगा, उ होगा तो दीर्घ उ हो जाएगा। ऐसा ये कह रहा है। क्या कह रहा है, अगर जैसे में हम यहाँ पे रलोप संधि पढ़ रहे थे, यहाँ रा का लोप होता है, ठीक है, तो कह रहे हैं अगर ढा और रा का लोप हो रहा हो, और जस्ट उस ढा और रा के पहले जो वर्ण हो वो अण प्रत्याहार में से वो हो, बोले तो आ ई उ में से कोई वर्ण हो, तो इनका लोप तो होगा। लोप होने के बाद जो इसके पहले अगर इन तीनों वर्णों में से कोनो वर्ण है, तो इन्हीं का वो दीर्घ भी हो जाता है। ये क्या हो जाते हैं, अपना दीर्घ रूप धारण कर लेते हैं। समझ में आया? आई बात गई समझ में भाई साहब? तो चलते हैं एकम उदाहरणम पश्यतु। अभी एकदम से आई बात गई समझ में हो जाएगा, पूरा आप समझ जाओगे भाई साहब। ढलो पे पूर्वस्य दीर्घोणा से, जैसे 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 लीढ़ लीढ़ धन ड़ह, एक उदाहरण होता है, क्या क्या क्या, बहुत बढ़िया सा, लीढ़ धन ड़ह। अब इधर भी ढा आया है, उधर भी ढा आया है, तो जैसे रोरी सूत्र होता है वैसे ढोढ़ी एक सूत्र होता है। क्या? ढोढ़ी सूत्र होता है संस्कृत में। वो भी उसका काम क्या होता है, कॉन्सेप्ट दोनों का एक के जैसे। रोरी है तो इधर रा आया उधर रा आया, तो पहले वाला रा का लोप। ऐसे ढोढ़ी सूत्र कहता है कि इधर भी ढा उधर भी ढा, तो पहले वाला ढा का लोप कर देंगे, तो क्या होगा, देखिए यहां ढा है, और कह रहे हैं अगर ढा के पहले अण प्रत्याहार का कौन वर्ण आया है, बोले तो आ ई उ आया है, तो इसका लोप कर देंगे। इधर भी ढा इधर भी ढा, तो इस ढा का लोप हुआ, इधर केवल ली बचा। ली में क्या है, ई है, बोले तो ये वाला ई है। अगर ई है तो इसको हम क्या करेंगे, ढलोपे पूर्व दीर्घोणा से इसका दीर्घ ई बना देंगे। इधर ढ़ तो है ही है, अब क्या हो जाएगा, ह्रस्व की बजाय दीर्घ हो जाएगा, ली बन जाएगा, ढ़ा जो लो लीढ़ा बन गया। ठीक है जी, क्या बन गया, लीढ़ा बन गया। ठीक है जी है। और एक और उदाहरण बढ़िया सा देखो, इंपॉर्टेंट उदाहरण थोड़ा सा लगता है, जैसे शंभुर धन राजते। क्या? शंभुर धन राजते। अभी जो शंभुर धन राजते है, इधर भी रा इधर भी रा, तो पहले वाले इस रा का लोप हो जाएगा, और इसके पहले अगर अण प्रत्याहार का वर्ण आया हो, आ ई उ में से कोनो वर्ण आया हो, तो रा के पहले क्या आया है, तो कहोगे उ आया है, और ह्रस्व उ है ना जी। अब यहां क्या बचा, शंभु धन राजते। अब एक भाग में छोटा उ है, रा के पहले उ आया, तो इसका दीर्घ बना दोगे, ढलोपे पूर्व से दीर्घोणा से, ये क्या हो जाएगा, शंभु। शंभु और मिला दो, शंभु राजते, क्या बन जाएगा, शंभु राजते। समझ में आया? सूत्र कौन सा लगा है, ढलोपे पूर्व से दीर्घोणा। तो आज अभी तक के लिए बस इतना रखते हैं। अब हमें यहाँ
विसर्ग संधियों का लगभग समापन है। 2 संधियां और इसमें समाहित हैं। एक छोटा सा वीडियो आप बना देंगे आपके लिए, क्योंकि अभी बहुत लेंदी हो जा रहा है, वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो आप परेशान हो जाओ, क्योंकि आपको चाय भी तो पीनी होगी। इसलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले छोटे वाले एपिसोड में। बस तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार, शुभम भूयात सर्वदा। जय।